नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई भी देश अगर चारों तरफ मुसीबत से घिरा हो तो क्या उसके प्रधानमंत्री को देश छोड़कर विदेश सैर पर निकल जाना चाहिए? अब ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप जरा गौर से हमारे देश के ताज़ा हालात देखें। पिछले 3 दिन से फॉर द लास्ट 3 डेज देश की संसद, सबसे बड़ी पंचायत, ठप पड़ी है और सरकार गायब है। 3 दिन से 72 घंटे से बीच बारिश में सारे सांसद विपक्ष के धरने पर बैठे, सुनने वाला कोई नहीं। और उधर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा हो जाता है। आज उनका दफ्तर सील कर दिया गया है। इधर बिहार में सबकी आंखों के सामने बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हो रही है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। और अगर आप बॉर्डर देखें तो चीन के साथ दिक्कत हो रही है और भारत पाकिस्तान का मसला अभी तक हल नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील होनी है वो अभी तक खटाई में पड़ी हुई है। अब दोस्तों, ऐसे मुश्किल हालात में जब संसद का सत्र चल रहा हो, विपक्ष धरने पर बैठा हो और बीच सत्र में सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी अचानक, या यूं कहिए प्लान करके विदेश चले जाएं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन। और वो मोदी जो कुछ ही दिन पहले विदेश से लौटे थे 8 दिन की यात्रा के बाद। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी के विदेश जाने के बाद सरकार में, मोदी सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं है और बीजेपी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके पीछे कोई फैसला ले सके। अब शायद इसीलिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि भाई, जिस वक्त मोदी जी से कई सवाल पूछने थे, उनसे ट्रंप को लेकर सवाल करने थे, उनसे ये पूछना था कि भाई, ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम था, ये क्या ट्रंप के दबाव में हुआ? हमें सवाल करने थे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से। और प्राइम मिनिस्टर है कि संसद को छोड़कर, सत्र को छोड़कर विदेश सैर पर चले गए। सुनिए, राहुल गांधी को सुनिए। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि इन्होंने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, किन परिस्थितियों में रिजाइन किया। क्या इन पर दबाव डाला गया था? सरकार ने दबाव डाला और फिर दबाव में इस्तीफा देना पड़ा 1 घंटे के अंदर। और जिस तरह से सरकार का व्यवहार दिख रहा है, खासकर जगदीप धनखड़ के साथ इस्तीफा देने के बाद, उससे ऐसा लगता है कि प्रेशर में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रेजिग्नेशन लिया गया है, जो इतिहास में, देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और आज जिस तरह से सरकार का कंडक्ट दिखता है, जिस तरह से धनखड़ से कहा गया कि वो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मकान छोड़ दें, खाली करें तुरंत बंगला, और यहाँ तक कि उनका ऑफिस जो है, दफ्तर सील कर दिए। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो शायद किसी इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी से भी नहीं किया जाता। जगदीप धनखड़ के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ के घर वाले दफ्तर को सील किया गया है। अब दोस्तों, आज मेरी कई सांसदों से बात हुई, विपक्ष के सांसदों से बात हुई। उनका ये कहना है कि भाई, इतना इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है भारत पाकिस्तान युद्ध और युद्ध विराम की पृष्ठभूमि में, और अमेरिका से डील फंसी हुई हो, चाइना बॉर्डर पर हो, बिहार में पूरी की पूरी चुनावी धांधली चल रही, और भी बहुत से मसले हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है अचानक, उस पर सस्पेंस है। सरकार प्रेशर में चारों तरफ से घिरी हुई है और मोदी जी अपनी सरकार को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सांसदों का यह भी कहना है कि भाई, इतनी इंपॉर्टेंट विजिट नहीं थी कि मोदी जी को ही जाना पड़े, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है ब्रिटेन के साथ, उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन जा सकते थे। उसके बाद लंदन जाके मालदीव जाने की क्या जरूरत थी? और अगर ये दौरा प्रधानमंत्री ही तय करते हैं और प्रधानमंत्री ही सत्र तय करते हैं, सत्र की तारीखें तय करते हैं, उनकी कैबिनेट तय करती, तो फिर आगे पीछे दौरा कर लेते। बीच सत्र में क्यों जा रहे हैं? क्या वो एस्केपिस्ट हो गए, पलायन कर रहे हैं संसद से? और सवाल ये है कि चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, मिस्टर मोदी बार बार जो विदेश जा रहे हैं, इसी महीने लौटे विदेश से और इसी महीने जा रहे हैं, इसका मजाक अब मुख्यमंत्री तक करने लगे मोदी जी के विदेशी दौरों का। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया,
उत्तर एशिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोहन भागवत आरएसएस के चीफ ने कुछ दिन पहले जो बात कही थी कि 75 बरस में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, दूसरे के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्या वाकई इस बात का असर मोदी जी पर है और मोदी जी रिटायरमेंट मोड पर हैं, इसीलिए मुसीबतें छोड़कर विदेश सैर पर जा रहे हैं, बार बार सैर पर निकल रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है? रिटायरमेंट मोड में मिस्टर मोदी हैं। और क्या ये हम कह सकते हैं कि देश की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, एक एक करके मुबाएं जो खड़ी हैं, क्या उन चुनौतियों पर, उन चैलेंजेस पर मोदी का पहला जैसा फोकस नहीं है, रिटायरमेंट मोड पर है? या फिर कहीं ना कहीं जो मैंने पहले कहा कि मोदी ना सिर्फ संसद से बल्कि मुसीबतों से पलायन कर रहे हैं, इस्केप कर रहे हैं, द ग्रेट मोदी इस्केप, क्या ऐसा कुछ है? अब इस सवाल को लेकर आज मैंने 2 वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया कि आपको एक सही तस्वीर, अंदर की कहानी पता लग सके कि आखिर हो क्या रहा है सरकार में। ये जो सिस्टम हर तरफ से टूट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरकार जैसी संस्था नहीं है, सब कुछ ऑटो पायलट मोड में भगवान भरोसे चल रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे थे, भगवान भरोसे देश चल रहा है। क्या ऐसी स्थिति है? और अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है? और वाकई मोदी रिटायरमेंट लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे? मैंने श्रवण गर्ग साहब को बुलाया, बड़े वरिष्ठ संपादक हैं, और उनको जरा ध्यान से सुनिएगा कि श्रवण गर्ग क्या बोलते हैं। बहुत कम लोग हैं आज की तारीख में, बहुत कम पत्रकार हैं जो इतनी गहरी बात करते हैं, उनको सुनिएगा। और उसके साथ साथ उमाकांत लखेड़ा भी हैं, उनसे भी मैंने कुछ सवाल किए। इन सवालों के जवाब सुनिए, खुद तय करिए मिस्टर मोदी रिटायरमेंट मोड में है या फिर किसी और मोड में है। सवाल मेरा यह है गर्ग साहब कि संसद ठप हो, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया हो और तरह तरह के मुद्दे हों और मोदी जी विलायत में हैं और अभी कुछ ही दिन पहले विलायत से लौटे थे। देखिए, मोदी जी का होना नहीं होना कोई अब महत्व का नहीं रह गया है। वो बहुत बड़े संकट में देश इस समय है और मोदी जी एस्केप कर रहे हैं उससे बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है कि उनकी अनुपस्थिति में कौन नंबर 2 है। सीनियरिटी के हिसाब से वो राजनाथ को आगे कर देते हैं, पर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अमित शाह उनके नजदीक के हैं, वही इज कॉलिंग द शॉट्स। आज भी अमित शाह जी ने मोदी जी से मुलाकात की उनके जाने के पहले। ये अभूतपूर्व संकट है दीपक जी। ये न तो बीजेपी में खलबली है, न सरकार में असमंजस है, अराजकता है पूरी इस समय देश में। ओके, और असमंजस नहीं, अराजकता है आप कह रहे हैं? अराजकता है, और ऐसी स्थिति मैंने पिछले 50 सालों में, 60 सालों में नहीं देखी कि एक साथ सारे फ्रंट पर कोलैप्स हो रहा हो। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, बॉर्डर पर, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप पर, रूस के साथ रिलेशनशिप पर, यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशनशिप पर, चीन के साथ रिलेशनशिप पर, और एक देश कह रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पार्लियामेंट ठप पड़ी है, विपक्ष सड़कों पर पार्लियामेंट परिसर में प्रदर्शन कर रहा है पूरी तरह। ये हमने एट ए टाइम एक प्रॉब्लम तो देखी है कि आपातकाल है, पॉलिटिशियंस बंद हैं जेलों में, हम खुद उसको भुगत चुके हैं। हमने एक साथ कोलैप्स ऑफ द सिस्टम नहीं देखा है। और ये जिस तरह से धनखड़ का एपिसोड हुआ है आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस तरह का क्राइसिस आया है, उपराष्ट्रपति ने छोड़ा है। तो इसलिए ये मैं इसको एक इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और पूरे के पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरे का संकेत के रूप में देखता हूं कि ये चल रहा है। जी लखेड़ा साहब, आप इतने बरसों से संसद कवर कर रहे हैं, क्या आपकी किसी मंत्री से बात हुई हो? आप तो सरकार के टच में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप कवर करते हैं,
आप गृह मंत्रालय कवर करते हैं, पार्लियामेंट, किसी मंत्री से आपकी बात हुई हो, किसी बीजेपी के सांसद से बात हुई हो, पार्टी के किसी सीनियर लीडर से बात हुई हो, कोई कुछ बोल रहा है या सब हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे? मैं आपको बता दूं, मैंने दसियों लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। वो कह रहे थे आप फोन पर कुछ नहीं बोलेंगे और मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बोलेंगे। जो लोग हैं, भीतर के लोग हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं, वो भी फोन पर दूसरे फोन से बात कर रहे हैं, अपने फोन से बात नहीं कर रहे हैं। ये डर का, भय का माहौल है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये जो इग्नोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश की समस्याओं को, संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि विदेश जाने से उनकी जो इमेज बिल्डिंग हो जाएगी। लकड़ा साहब कह रहे हैं कई मिनिस्टर से संपर्क करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेट से, पदाधिकारियों से। एक डर का माहौल है उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद और लोगों को लगता है कि अगला नंबर उनका ना आ जाए। मेरा सवाल ये था गर्ग साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस का कप्तान वो भी इस तरह से उसका तबादला होता है या कोई छोटा मंत्री इस्तीफा देता है तो बकायदा उसके बाद कारण बताया जाता है, चर्चा होती है, बयान आता है मीडिया में सरकार का। उपराष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री से भी प्रोटोकॉल में ऊपर, मोदी जी से भी ऊपर, नंबर 2 राष्ट्रपति के बाद इस व्यक्ति का इस्तीफा हो रहा है और अभी तक कोई बयान नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं। हर आदमी कयास लगा रहा है कि भाई इस वजह से इस्तीफा दे दिया होगा। कोई कह रहा नहीं साहब कुछ खटपट मोदी से चल रही थी, कोई कह रहा है कि नहीं साहब वो विपक्ष के प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे धनखड़ साहब। किसी को कुछ पता नहीं, अंधेरे में तीर चल रहे हैं, सरकार चुप है। आपको नहीं लगता है कि जी इस तरह के इस्तीफे सोवियत संघ या नॉर्थ कोरिया या तानाशाह जहां रहते हैं वहां पर होता है? क्या एक पूरा आपको डिक्टेटर रिजीम लगती है जहां पर इतना बड़ा इस्तीफा हो रहा है और लोग डर गए, जैसा कि लकड़ा साहब बता रहे हैं कि मंत्री डरे हुए हैं, अधिकारी डरे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? देखिए, डर तो है और ये डर अब बढ़ेगा। ये धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद और बढ़ जाएगा। और अभी ये लखड़ा जी ने कहा कि वो कह रहे हैं फोन पे नहीं बात कर रहे हैं, मिल के बात करेंगे। वो मिलेंगे भी नहीं। ये अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग किस्म की हो रही है। इसलिए क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि अब अगला नंबर किसका हुआ। जैसे पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है अभी आज ही कि अगला नंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का है। योगी साहब अभी मिले थे मोदी जी से लंबी चौड़ी फाइल लेके मिले और बहुत देर तक, कहते हैं 1.5-2 घंटे तक बातचीत की। कई चीजें चल रही हैं। तो देखिए, अगर योगी का इस्तीफा हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि कितनी बड़ी आबादी है वहाँ की, बहुत बड़ी आबादी है यूपी की। उसके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और आपने कोई बताया ही नहीं कि क्यों इस्तीफा। कोई नहीं बताएगा। आप बताइए कि क्या बयान देना चाहिए, किसको बोलना चाहिए कि धनखड़ जी के इस्तीफे के बारे में। ये किसके डिपार्टमेंट में या किसके आधिपत्य में जाती है बात। उन्होंने इस्तीफा दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त किया था, राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए कि हाँ, धनखड़ साहब अगर मुंह खोलें कि मुझे इन परिस्थितियों में देना पड़ा तो बड़ी बात होगी। लकड़ा साहब, आप इस सरकार को कवर कर रहे हैं, कई बरस आपको हो गए। क्या मोदी शाह के अलावा इस सरकार में कोई भी तीसरा ऐसा आदमी नहीं है जो फैसला लेता हो? मैं राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं जो रक्षा मंत्री हैं, मैं नितिन गडकरी की बात कर रहा हूं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा हैं, वो भी सीनियर मोस्ट हैं, पीयूष गोयल हैं। क्या इन मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है? ये कोई डिसीजन नहीं लेते? ये देखिए, ये गुजरात मॉडल है। ये जो सेंटर में चल रहा है पिछले 11 साल से, ये क्रूर गुजरात मॉडल है जिसमें आप तीसरे चौथे का नाम ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहले और दूसरे के अलावा तीसरे को पता ही नहीं हो, तीसरे के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। और पहले हम ये बोलते थे कि आज तक कल हम ये कहते थे कि देश में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का कोई वजूद नहीं है। अब तो संवैधानिक संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं उनकी कुर्सी का वो खतरे में है। मतलब संवैधानिक संस्थाएं तो पहले ही तहस-नहस कर दी गई हैं। और अब धनखड़ साहब के मामले से तो साफ साफ लग रहा है कि उन पदों पर बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो। पूरी तरह सत्ता का
जैसा भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण पीएमओ से कंट्रोल हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के पास बीजेपी में कोई पोस्ट नहीं है, होम मिनिस्टर के पास बीजेपी में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी में अगर पत्ता हिलना है तो पत्ता हिलने के पहले इनको पूछेगा कि क्या मैं हिल जाऊं। तो ये हालत, ये डिक्टेटरशिप का एक आदर्श नमूना है। और पहले हम वही कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप देश का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री चलती हुई संसद को छोड़ करके विदेश गए हुए हैं। उनको लगता है कि विदेश जाने से ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है। पहलगाम पर देश जवाब मांग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर देश जवाब मांग रहा है, आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है, उस पर देश सवाल मांग रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो आप उस मंच से, संसद के उस मंच से, जिससे देश की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही, जो निर्वाचित सरकार है उसकी देश की जनता के प्रति जवाबदेही है, और उस जवाबदेही से आप दूर भागने के लिए आपने ये एक तरीका ढूंढ निकाला है। और पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 के आप देखिए आंकड़े, कितनी बार संसद को चलते हुए आप विदेश चले गए, देश के अंदर ज्वलंत समस्या उनको छोड़ के आप विदेश चले गए। ध्यान बटाने के लिए आपने तमाम तरह के ऐसे काम किए, ऐसे उपक्रम किए कि जिससे लगता है कि आप एकदम निर्द्वंद हैं, इतना बड़ा मुल्क है, और केवल चुनाव के टाइम पर आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, भारत लोगों को जिताने के लिए, देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें उठाते हैं। और राहुल गांधी ने जो बात आज कही है कि देश में लोकतंत्र को चुराया जा रहा है, ये बहुत गंभीर आरोप है। ये लगातार राहुल गांधी इस इश्यू पे बोल रहे हैं कि देश में मतदाता सूचियों में कैसे गड़बड़ी की जा रही है, कैसे 1 करोड़ मतदाता महाराष्ट्र में बढ़ गए, हरियाणा में जगह जगह धांधली की खबरें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बचेगा नहीं कुछ भी, अगर इन लोगों को इस तरह से ये देश की जनता इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो। जी 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 जी, आपको क्या लगता है पर्सनल लेवल पे कि क्या मोदी को ऐसे हालात में जहां उनको बिल्कुल चिंता नहीं है, क्या मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जो मोहन भागवत ने कहा था 75 साल के पूरे होके? देश की भलाई के लिए क्या बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री स्टेप डाउन कर दें, भले ही अमित शाह को या नितिन गडकरी और किसी और को सत्ता दे दें? मोदी एक इमोशनलेस आदमी है, उनके मन में संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। गुजरात में ब्यूरोक्रेसी पूरी हुकूमत को चलाती थी, वहां मंत्रियों का कोई वजूद नहीं था। पूरा का पूरा सिस्टम गुजरात का अगर आप स्टडी करें, वो जो डेवलपमेंट मॉडल है या रोल मॉडल है, उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन ब्यूरोक्रेट्स का था। वो पूरी हुकूमत आईएएस और आईपीएस चलाती थी इशारे पर। पूरी हुकूमत को मोदी जी और शाह साहब चलाते थे। वही पूरा मॉडल केंद्र में है। पीएमओ में पूरा का पूरा जो लोग हैं वो अधिकतर गुजरात से आए हुए लोग हैं। मंत्रियों का कोई वजूद नहीं है। जिन लोग मंत्रियों के आपने नाम लिए वो टोटली इररिलेवेंट है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ। मोदी जी कभी विपक्ष में रहे नहीं, एक दिन के लिए भी। वो सीधे चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पर बैठे गुजरात, सीधे जी। इलेक्शन बाद में लड़ा उन्होंने विधानसभा का। आज तक केंद्र में पहली बार आए वो पार्लियामेंट में 2014 में। उनको विपक्ष क्या होता है पता नहीं है। गुजरात में भी विपक्ष क्या होता है पता नहीं है। मोदी जी विपक्ष नाम की कोई चीज जानते नहीं है। विपक्ष का मतलब है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है आप उनका विरोध कर सकें या कोई किसी का विरोध कर सके। मोदी जी से आप जो मांग कर रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी सत्ता छोड़ के अपने आप को जनता के हवाले कर दें। आप क्या समझते हैं? कोई जो जिनके पीछे इतने सारे आरोपों की ट्रेल हो, गुजरात से लगा के अभी तक बहुत सारे लंबे किस्से हों, दुनिया भर के किस्से हों, तमाम विवाद भी हैं जी, तमाम विवाद हो, वो आदमी एक दिन के लिए भी सत्ता नहीं छोड़ सकता। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे।
और कुछ भी करने का मतलब ये है कि उनके लिए लोकतंत्र क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट जी। क्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो फोन पर मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करते हैं। गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री जिनकी डेथ हुई एयर इंडिया के क्रैश विजय में, रूपानी। रूपाणी रूपाणी जी को फोन पे कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उनके पूरे मंत्रिमंडल ने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अगले दिन ये जो नए मुख्यमंत्री अभी हैं भूपेंद्र, जी हाँ, भूपेंद्र पटेल जी। वो बने भूपेंद्र पटेल। मोदी जी का काम करने का, शाह साहब के काम तरीका। करने का स्टाइल अलग है। आप जो डिमांड कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक जी। प्रधानमंत्रियों से कर रहे हैं। इनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है अभी तक। क्रेडेंशियल्स, इनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स अभी देश के सामने आए नहीं है, अगर हों तो भी नहीं आए, एक्सपोज नहीं हुए। तो इसलिए या कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था हो, वो भी एक्सपोज नहीं हुई आपको है। लगता है कि इसलिए परिवर्तन मुझे होना नहीं? बिल्कुल नहीं होना है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मोदी जी कमजोर होंगे पार्लियामेंट में या अदरवाइज, वैसे वैसे वो और ज्यादा असहिष्णु होंगे। जीरो टॉलरेंस जो इनटॉलरेंट। वो कहते हैं जी। करप्शन के प्रति, वो जीरो टॉलरेंस उनका अपोजिशन, डेमोक्रेसी और पार्टी में डिफायंस के प्रति होगा, जी। जो कि झारखंड के मामले में प्रकट हुआ है। मेरा ऐसा मानना है। जी। जी। बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने की, जाने माने संपादक देश के, और लखड़ा साहब आपके साथ थे। हमारी एक्सपर्ट्स की जो मैं कहूँ क्रक्स ये है, उनका जो निचोड़ है वो ये है कि भले ही हम बात करें कि संसद में आग लगी है, संसद ठप है, बीजेपी में खलबली है, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद हर आदमी सहमा हुआ है बीजेपी में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सहमे हुए हैं, और इस तरह की चर्चा हो रही है कि कई लोग अब इस्तीफे की लाइन में। लेकिन इस चर्चा का जो गर्ग साहब ने कहा कि बेमानी है, इसका दोस्तों बात करना इसलिए बेमानी है क्योंकि मोदी जी, जब तक उनको लगता है कि जब तक सांस है तब तक वो गद्दी पर बैठे रहेंगे, उनको इसकी परवाह नहीं है। मोदी जी सत्ता से हटने वाले नहीं है। एक और बड़ी बात इन्होंने कही जो संकेत दिया कि मोदी जैसे जैसे कमजोर होते जाएंगे, जैसे जैसे सत्ता पे उनकी ग्रिप ढीली होती जाएगी, उनका दमन बढ़ेगा, उनका एक्शन बढ़ेगा, वो और रूथलेस हो सकते हैं, इनटॉलरेंट हो सकते हैं। और ये जो इंटॉलरेंस है, इसका पहला जो बड़ा प्रमाण हमने देखा, जिन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति से 1 घंटे पर फोन पर इस्तीफा मांगा गया, ये उसका पहला संकेत है। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स, उनकी राय है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, और आपके कमेंट का जरूर मैं इंतजार करूंगा कि आप क्या कमेंट क्या देते हैं। गर्ग साहब ने जो बोला, लकड़ा साहब ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, आप आए, लकड़ा साहब आप जुड़े। और मैं चाहूंगा कि आप बाढ़ ग्रस्त इलाके में बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, बिहार है वो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।